हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए उन को बता दी जाए, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लिए। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको देखिए दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे डेली देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे क्या करिए, फॉलो कर लीजिए। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा के शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप हमें जाके क्या करेंगे, तुरंत जगह से फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। आगे से इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है, बताइए। इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है? परिवार है, सामाजिक संहिता है, या संविधान है, या विवाह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का समाज, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो समाज उसके परिवार, पड़ोस एवं मित्रों से जो है शुरू होता है। और जीवन की अधिकांश मूलभूत बातें भी वह जो वहीं पर जो है सीखता है। ठीक है, बच्चे पर नियंत्रण की प्रक्रिया परिवार से शुरू होती है, ताकि समाज में वह उन आदतों को व्यवस्थित कर सके जो समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है, अर्थात सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन का परिवार को जो है माना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरा नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। क्वेश्चन, सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है समुदाय को, समिति को, समूह समूह को, या समाज को? तो देखिए मैकावर एवं पेज के अनुसार जो है समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जो है बारे में है, और संबंधों के इसी जाल को जो है समाज शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा, एक मिनट रुकिए। तो समाज आपका जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका, ठीक है। सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, सामाजिक संबंध के जाल को जो है समाज कहा जाता है, किसके अनुसार, तो मैकावर एवं पेज के अनुसार। ठीक है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है, और संबंधों के इसी जाल को हम समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर, पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व विकसित करता है, बताइए। पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व विकसित करता है, स्तरीकरण, एकीकरण, सातवीकरण, या विभिन्नीकरण? तो देखिए पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व इस स्तरीकरण को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, स्तरीकरण को तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राय अधिकांश समाज में निम्न, मध्य एवं उच्च वर्ग के लोग पाए जाते हैं। निम्न वर्ग के लोग अपना स्तर ऊंचा करने के लिए, वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उच्च वर्ग के रीति रिवाज, खान पान, शिक्षा, रोजगार में बराबरी करने का प्रयास करते हैं तथा परिश्रम भी करते हैं। इस प्रकार जो है पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व जब का अस्थायीकरण को बढ़ावा एवं उसका विकास करता है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे।
आपका क्या देगा 54 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र है? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो आपका देखिए सेवा क्षेत्र को माना जाता है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। जो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, देश की आय का लगभग जो है 49% योगदान इसी क्षेत्र का होता है। इसके अंतर्गत यातायात, बैंक, दूरसंचार आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या देगा है 55 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट है, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? कीमत, उपयोगिता, मूल्य या धन? तो देखिए मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य आपका उसकी कीमत को दर्शाता है। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका क्या देगा है बताने की कोशिश कीजिएगा। 56 नंबर। ठीक है, क्या पूछा गया है? फेबियन वाद का घनिष्ठ संबंध किससे? बताइए फेबियन वाद का जो है घनिष्ठ संबंध किससे है? तो देखिए फेबियन वाद का घनिष्ठ संबंध जो दिया गया है किससे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रजातांत्रिक समाजवाद से। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। फेबियन वाद जो है रोमन जनरल फेबियस की समर नीति से उत्पन्न हुआ शब्द है, जिसके अंतर्गत फेबियस की युद्ध नीति को बताया गया है। इस नीति के अनुसार उचित अवसर आने तक प्रतीक्षा करना व अनुकूल परिस्थितियों आ जाने तक आक्रमण करना फेबियनवाद का प्रजातांत्रिक समाजवाद की जो है प्रजा क्या देगा फेबियनवाद का प्रजातांत्रिक समाजवाद से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे? प्रजातांत्रिक समाजवाद से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा है 57 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतर यानी कि माइग्रेशन की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? जिस मुद्रा से शीघ्र देशांतर यानी कि माइग्रेशन की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, सुलभ मुद्रा कहते हैं, स्वर्ण मुद्रा कहते हैं या गर्म मुद्रा कहते हैं? तो देखिए उसको जो है गर्म मुद्रा कहते हैं। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्म मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। इस प्रकार की मुद्रा को जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वहीं पर तेजी से स्थानांतरित हो जाती है। यह सब मुद्रा की विनिमय दर के गिर जाने अथवा गिरने की संभावना के फलस्वरूप होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका क्या देगा है 58 बताने की कोशिश करेंगे। आइटम से भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है किस में? बताइए कृषि के क्षेत्र में, फैक्ट्री के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उपरोक्त सभी क्षेत्र में। देखिए प्रचंड बेरोजगारी जो आपकी रहती है कृषि के क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका आइटम, ठीक है। प्रचंड बेरोजगारी को जो है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसके अंतर्गत श्रमिक लोग जो है बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऐसे श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, अर्थात यदि इन्हें कार्य से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में सामान्यतः तौर पर कृषि क्षेत्र में जो है प्रचंड बेरोजगारी जो है दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था कब? बताइए प्रसिद्ध नारा जो आपका गरीबी हटाओ का जो नारा है कब दिया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहली अच्छा पहली नहीं पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो दी गई है आपकी दिवाली विकल्प में। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का जो नारा है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के दौरान दी गई थी। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या देगा 60 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निम्नलिखित तीन सुविदित विधियों में मापा जाता है सिवाय किसके? बताइए सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जो है विभिन्न तीन सुविदित विधियों में मापा जाता है सिवाय किसके? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मूल्य वर्धित विधि के। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी को जो है उत्पाद आय और व्यय की विधियों द्वारा मापा जाता है, जबकि मूल्य वर्धित विधि का इसमें प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? बताइए
52वां संशोधन किससे संबंधित है संविधान का? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दल बदल से जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 19A(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर जो है प्राप्त होता है? बताइए, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 19A(d) को जो है अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? बताइए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। कौन सा वाला? देखिए, ध्यान से देखेंगे तो कौन सा वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे विदेशियों की यात्रा का अधिकार। ठीक है, जो भ्रमण करते हैं उसकी अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A(d) को जो है अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अनुच्छेद 19A(d) जो है भ्रमण करने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अर्थात इन दोनों अनुच्छेदों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार रखता है और वह कहीं भी इच्छा अनुसार घूम सकता है। ठीक है, चूंकि अनुच्छेद 21 में नागरिकों के स्थान पर व्यक्ति कहा गया है, अतः इसमें जो है भारत के साथ साथ विदेशियों के भ्रमण को भी जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है, कहते हैं अनुच्छेद 21 को जो है अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर कौन सा हमको अधिकार प्राप्त होता है? तो विदेशियों की को जो है भी यात्रा करने का अधिकार प्राप्त हुआ है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। संसद या संविधान सभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए न्यूनतम कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 60 दिनों तक, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद या विधानसभा सदस्य बिना संसद को सूचित किए यदि 60 दिनों या इससे अधिक अवधि तक जो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे अल्टेसे का नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? बताइए, वाद योग है, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत संविधान में लिखित नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य की इच्छा पर निर्भर होते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो आपके वाद्य योग नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, अर्थात इन्हें जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता इसमें क्योंकि इनमें जो आपका वैधानिक शक्ति का अभाव है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर, 65 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बताइए, असम विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में कुल आपके 126 सदस्य हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर, जिनमें 16 सदस्य आपके एसटी से और 8 सदस्य जो आपके एसएससी से आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 66 नंबर, 66 नंबर, बताइएगा भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? बताइए, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है किस तारीख को हुआ था भारत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 50 में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य के विषय में कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य जो है लोक सेवाओं में, अच्छा लोक सेवाओं में, ठीक है, राज्य जो है लोक सेवाओं में कार्यपालिका को जो है न्यायपालिका से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा। आपका अनुच्छेद 50 में कहा गया है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य के विषय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर, बताने की कोशिश कीजिए सही तो। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या होती है? बताइए, लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, या उपरोक्त से कुछ नहीं होता? देखिए, धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या होती है? तो धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच होती है साथियों बेलोचदार होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच जो आपकी बेलोचदार होती है। ठीक, क्लियर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा किसकी कृति, बताइए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा किसकी कृति है, तो देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा जो है कृति है किसकी, तो कार्ल मार्क्स की, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर लौटाया जाना चाहिए, बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 14 दिनों के भीतर, जो आपका दिया गया पर डी वाला विकल्प, मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के संबंध में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा जो है लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर इसे वापस नहीं करती है तो अवधि की समाप्ति पर उसी रूप में विधेयक पारित समझा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 71 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए, बताइए। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितनी, अंतराल की जो है कितनी अवधि होनी चाहिए, हमको अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए हमको बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो 6 महीने की, जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। संसद के प्रत्येक वर्ष 3 सत्र बजट, देखिए 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा है 72 में, बताने की कोशिश कीजिएगा आंसर। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किया था किसने, बताइए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, देखिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपका दिया था यहाँ पे किसने, तो मांटेस्क्यू ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का मांटेस्क्यू ने दिया था, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है क्या, सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोकसभा का विश्वास, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता आपकी अध्यक्षता ना, तो आपका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो है अध्यक्ष कहा गया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो है अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 75वां, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया, तो बताइए। तो संविधान बनाते समय जो है समता तथा न्याय शब्द जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किए गए थे, तो क्या समता तथा न्याय ना, क्या देगा अच्छा, कौन से शामिल नहीं किए गए थे ना, तो देखिए संविधान बनाते समय स्वतंत्रता, समता तथा न्याय शब्द जो है प्रस्तावना में शामिल थे, जबकि समाजवादी शब्द जो आपका इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये वाला जो आपका शब्द नहीं जोड़ा गया था जब संविधान बना था तब। ठीक है, अब आपका बाद में जोड़ा गया था संशोधन करके। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपका क्लास है आज का यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।